हेलो प्यारो, नमस्कार। तो जो हम लोग की बातचीत चल रही थी न्यूटन रिंग के बारे में, तो मैंने न्यूटन रिंग के मोटे मोटे तौर पर आपको कुछ फार्मूले बता दिए थे। ठीक है, कुछ फार्मूले हम लोगों ने देख लिए थे। आखिर में एक फार्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था वो ये था कि लेमडा इज इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला था और इस फार्मूले का यूज बच्चों आप लोग अपने प्रैक्टिकल में भी करते हो। तो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट जब आपके पास आता है तो आपको इसी फार्मूले का यूज करके जो वेवलेंथ है, जो सोडियम लैंप आपको दिया गया है उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक प्रैक्टिकली इसको कैसे हम लोग थ्योरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्रैक्टिकल में उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देन हम इसके एक आध एप्लीकेशन और पढ़ के फिर इस टॉपिक को हम लोग आज ख़त्म कर देंगे। पहली बात तो ये है कि आपके पास एक न्यूटन रिंग मिलता है जिसका सेंटर जो होता है वो डार्क होता है। तो इस तरह से एक रिंग बनती है, सेंटर डार्क है, ग्रीन कलर मतलब डार्क है, और ये आपकी रिंग्स हैं। मान लो जस्ट अभी हम कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि उनके बीच की दूरी कम ज़्यादा हो रही है, हमने बस गिनने लायक कुछ रिंग बना दी तो गिन सके। सपोज ये है हमारी न्यूटन रिंग का पैटर्न। ओके, अब आपके पास टेबल जो होती है उसमें एक खाना होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस का, ये खाना होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस का। उसके बाद फिर कुछ मेन स्केल, वर्नियर स्केल, तो आपके पास ये एक रीडिंग हो जाती है, एक रीडिंग यहाँ पर लिखना होता है। इधर हम लिखते हैं लेफ़्ट, इधर लिखते हैं राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। इससे थोड़ा डिफ़र हो आपकी टेबल, बट उसका मकसद जो होगा वो ये एक ही जैसा होता है। फिर यहाँ पर हो जाता है डायमीटर, फिर यहाँ से आ जाता है डायमीटर का स्क्वायर, और फिर सीधे तौर पर यहाँ के भी नंबर आ जाता है डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमारी टेबल बनती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। देखो, जब आप न्यूटन रिंग को देखते हो तो आपको क्रॉस वायर दिखाई पड़ता है। अब देखो बच्चों, ऐसा करना है, मान लो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो कि बीचों बीच से होकर के जाती है, और आप अपना क्रॉस वायर शुरू में आपने अपना क्रॉस वायर यहाँ रखा है इस जगह पर। ये कौन सी फ्रिंज है? ये तो सेंटर है, ये पहली दूसरी। तो आपकी नंबर ऑफ फ्रिंज कौन सी है? नंबर ऑफ फ्रिंज है 2। नंबर ऑफ फ्रिंज, और किस तरफ जा रहे हो? राइट डायरेक्शन में। तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो राइट डायरेक्शन में जाते हुए नंबर 2 की जो फ्रिंज है उसके लिए जो माइक्रोमीटर में रीडिंग आएगी आपके वो जो किट है जो भी जिसमें कि आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहाँ एक माइक्रोमीटर होगा जो कि जुड़ा होगा आपके न्यूटन रिंग के जो टेलीस्कोप होता है उसके साथ में। तो उसकी रीडिंग मान लो आपने कुछ लिख ली, सपोज़ यहाँ पर रीडिंग है 2.123, सपोज़ इस तरह से रीडिंग आ गई सेंटीमीटर में। इसकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर है इस रीडिंग की। ठीक है, फिर आप उसमें स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू से जाओ, यहाँ पर जाओ, 2 का डिफरेंस ले लो, चौथे पे पहुँचे। जब आप चौथे पे पहुँचे तो इसकी वैल्यू हो गई 2.623, मान लीजिए ऐसे हो गई। फिर आप छठे पे गए तो छठे पे हो गई 3.023। फिर आप आठवें पे गए तो आपके पास छठा है, आठवां है, आठवें पे हो गई 3.223, सपोज जैसे ऐसे गिन रहे हैं। फिर आप 10वें पे गए तो गई 3.623। फिर आप 12वें पे गए 4.023। फिर आप 14वें पे गए 4.223 एंड 16वें पे सपोज 4.823, और 20वें पे आप गए, सॉरी 18 पे गए, 18 पे गए, 20 पे गए, तो ऐसे हो गया 5.123, और ये हो गया 5.223। सपोज इस तरह से रीडिंग आ गई। तो आप इस तरह से दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, आठवें पे, 10वें पे, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20, अमूमन अगर आपको 20 रिंगें इस तरह से दिख रही हैं तो आपने 2-2 का अंतर ले लिया। अब ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, आप 5-5 का भी ले सकते हैं, बट एक जनरल हमने 2 का मान लिया। उसके बाद फिर क्या करोगे? उसके बाद फिर आप क्या करोगे? आप ऐसा करिए, फिर आप अपना स्क्रू घुमाना शुरू करिए। फिर आप अपना स्क्रू घुमाना शुरू करोगे, और घूमते घूमते फिर अब आप राइट में गए हैं
तो आपको लेफ़्ट में जाना होगा, इस तरह से करना होगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले से गिन लीजिए। जैसे आपने कहा ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, ये 10 है, तो अपना क्रॉस वायर यहाँ शुरू करो, 10वीं रिंग पर ही क्रॉस वायर रखो। एक और अच्छा तरीका ये है, तो आपने लेफ़्ट में 10वीं पे रखा, तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर क्या करोगे, लेफ़्ट में 10वीं पे रखे हो तो जो रीडिंग आएगी वो यहाँ भर दो। फिर आप इधर बढ़ो, राइट साइड में बढ़ो, तो आप लेफ़्ट में 8वें पे आओगे, अपनी रीडिंग यहाँ भर दो। फिर आप आगे बढ़ो तो लेफ़्ट में ही 6ठे पे आए, अपनी रीडिंग यहाँ भर दो। और आगे बढ़ो, यहाँ पहुँचे, लेफ़्ट में 4थे पे आए, फिर आगे बढ़े, लेफ़्ट में 2रे पे आ गए। ठीक है, जैसे आप लेफ़्ट पे 2रे आए, अब उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो आप राइट, अब सेंटर को क्रॉस कर जाओगे और सेंटर क्रॉस करके आप यहाँ आ जाओगे, तो राइट का 2रा आपको मिल जाएगा, राइट का 4था, राइट का 6ठा, राइट का 8वां, राइट का 10वां। इसी तरह से अगर आपने इस तरह से इधर से रखी 8 के बजाय 12, 14, 16, 20 पे रखी है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरा स्क्रू केवल एक डायरेक्शन में घुमाना होता है। आपकी स्क्रू को पहले राइट में ले जाके क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना नहीं होता है। तो आप एक ही बार में, एक ही फ्लो में आप अपनी सारी रीडिंग यहाँ से ले सकते हो। अब जैसा भी आप करें, एक तरीका हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों एक बात ज़रा समझो, अब आपके पास जब ये आ गया तो खुद ही सोचो, जैसे दूसरी रिंग है, जैसे यहाँ पर आपकी ये सेंटर दूसरी रिंग है, तो दूसरी रिंग में लेफ़्ट मोस्ट पार्ट में ये हिस्सा था, दूसरी रिंग के लिए ये हिस्सा था, और फिर जब आप यहाँ गए तो आपने यहाँ रीडिंग ली, राइट पार्ट में ली, राइट पार्ट के लिए आपके पास ये रीडिंग आ गई। तो अगर आप इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस ले लोगे तो असल में आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेते ही आपको दूसरे रिंग की डायमीटर मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर दूसरे रिंग की डायमीटर मालूम चल गई। ऐसे ही चौथे की डायमीटर, 6ठे की, 8वें की, 10वें की, 12, 14, 16, 18, 20, आपको ये सारी डायमीटर मालूम चल गई। तुरंत आप उनका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते ही आपको ये सारी वैल्यूज़ मालूम चल जाएंगी, स्क्वायर की वैल्यू। अब एक बहुत ख़ास बात समझिएगा ध्यान से, हमें इस फार्मूले में पी निकालना है ना। पी कैसे निकालते हैं, पी निकालने का तरीका यहाँ पर जैसे ऐसा है, आपके पास दूसरे के लिए डी एन स्क्वायर ये है और 12वें के लिए डी एन स्क्वायर ये है। जैसे ये देखो, ये है मान लो 12वें के लिए, तो आप क्या करो, 12वें वाले में से दूसरे घटा दो, मतलब यहाँ जो नंबर है इसमें से इसको घटा दो। तो आपने क्या किया, DN12 का जो स्क्वायर था उसमें में से D2 स्क्वायर घटा दिया। ये कुछ ऐसा लिख सकते हो, अगर हम इसको n कहें तो ये हो जाएगा DN + 10 का स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर। तो यानी आपने P कितना चुन लिया, 10। 10 ही क्यों चुना, क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान होता है। अब अगला क्या होगा, अगला है आपके पास चौथे रिंग के लिए DN स्क्वायर है और यहाँ 14वीं रिंग है, तो आप 14वीं में से चौथी घटा दो। यानी आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे D4 + 10 स्क्वायर में से D4 स्क्वायर, तो 4th रिंग और 14th में से घटाओगे तो फिर आपने जो डिफरेंस है वो 10 का रखा, यानी कि जो P की वैल्यू n + P जो है, ये P की वैल्यू आपने 10 मेंटेन रखी है। इस तरह से आपको 6ठे को 16वें में से घटाना है, 8वें को 18वें में से घटाना है, 10वें को 20वें में से घटाना है। ऐसा कर ले जाओगे तो आपके पास यहाँ 12 DN स्क्वायर 12 और DN स्क्वायर 2 के डिफरेंस है, 14 और 4 का डिफरेंस है, 16 और 6 का डिफरेंस है, 18 और 8 का डिफरेंस है, 20 और 10 का डिफरेंस है। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग आ जाएंगी। इन सभी 5 रीडिंग में P आपने 10 रखा है। तो अब आप क्या करिए, इन सबको जोड़ दीजिए, उनका मीन निकाल लीजिए। जैसे उसका मीन निकालोगे तो आपके पास DNP स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर, ये वैल्यूज़ आपको सीधे मिल जाएगी। अब आप इन 5 का एवरेज लेकर के उसको फॉर्मूले में रख दो, R की वैल्यू आपको दी रहेगी, R की वैल्यू आपके पास मालूम रहेगी। बस आप यहाँ से अपना कैलकुलेशन कर सकते हो और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये है इस पूरे सेटअप का, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक तरीका, जिससे कि आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसकी रीडिंग को कैलकुलेट कर सकते हो। और लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
अच्छा बच्चों, लैम्डा की वैल्यू का जहाँ तक सवाल है कितनी होती है, तो लैम्डा की जो वैल्यू होती है सोडियम लैम्प के लिए लैम्डा की वैल्यू 589, दो वैल्यूज़ होती हैं एक्चुअली। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में देखें तो सोडियम सोर्स जो होता है वो एक ट्रू मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है। हम थोड़ा वाइवा के हिसाब से बात कर रहे हैं। सोडियम लाइट इज़ नॉट अ ट्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट? ट्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिसमें से केवल और केवल एक ही वेवलेंथ, ए वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट, एक ही वेवलेंथ की लाइट जिसमें से निकले अगर, तो उसको हम, जस्ट अ मिनट, तो अगर एक ही वेवलेंथ निकलता है उसके अंदर से तो हम उसको ट्रू मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। बट सोडियम लैम्प इज़ नॉट अ ट्रू मोनोक्रोमेटिक, उसका स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो उसमें दो तरह की वेवलेंथ होती हैं, 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मीन अगर आप लोगे तो मीन होगा 5893 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास बच्चों 5893 एंगस्ट्रॉम की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। आपने लैम्डा जितना भी निकाला, लैम्डा की वैल्यू मान लो आप निकाला 6210 एंगस्ट्रॉम, ये तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू जो साइंटिस्टों ने बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से स्टडी करके किया है, बहुत अनुभव होने के बाद ये वैल्यूज़ वो निकालते हैं और इसको हम यूज करते हैं। अब आपने कहा सर वैल्यू तो 5893 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, मेरी तो 6810 एंगस्ट्रॉम आ रही है, तो इसका मतलब मेरा तो गलत है। गलत नहीं है, प्रैक्टिकल में हम गलत नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हाँ जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे डेविएटेड है। एक तरह से आप एरर बता दो कि भाई इस प्रोसेस को करने में मुझसे मेरे इस प्रोसेस में 20% की एरर हो गई। ठीक है, एरर तो होगी ही, क्योंकि ये 5893 इज़ परफॉर्म बाय एक्सपर्ट्स अंडर वेरी सुटेबल कंडीशंस। प्रिसाइसनेस वहाँ पर है। आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो, आप पहली बार एक तरह से कह सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ डील कर रहे हो, उस माइक्रोमीटर को पढ़ रहे हो, आंखें हैं चकमका जाती हैं, डार्क रूम की बात होती है, लैम्प जला के पढ़ रहे हो, स्टील चमक रहा है, लेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है जहाँ वर्नियर कैलिपर्स में 3rd डिवीज़न मैच कर रहा हो, आपको लग रहा हो 6th डिवीज़न मैच कर रहा है, जहाँ स्केल आगे पीछे हो गई है, थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मेन स्केल कौन सा खाना पार कर चुका है, 7वां है कि 8वां है। इस तरह के छोटे छोटे ह्यूमन एरर्स होंगे और जो कि वाजिब हैं, बिकॉज यू आर जस्ट अ ट्रेनी, यू आर जस्ट अ स्टूडेंट जो कि सीख रहे हो। तो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप वो कर रहे हो, आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो और अपने हाथों से कुछ कर रहे हो। देखो बच्चों, ऐसा होता है ना कि हमारा जो दिमाग होता है वो कई तरह सीखता है। हम जब हाथ से करते हैं कुछ एक तरह से एक्टिविटी करते हैं, उससे भी सीखता है। हम कानों सुनते हैं, उससे भी सीखता है। हम आँखों से देखते हैं, उससे भी सीखता है। तो ये सारी चीज़ें, और जो हमारा पुराना अनुभव जो रहता है हमारे दिमाग में स्टोर, उससे भी वो प्रोसेस करता रहता है। ये हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो आपने कुछ किया, लाइट देखी, सोर्स, ये सब किया, ये सब आपकी लर्निंग का हिस्सा है। तो घबराना नहीं कि आप ज़बरदस्ती रीडिंग सेट करो 5893 लेके आने के लिए। आपने जो लिखा है आप उसमें एरर दिखा दो कि अब एरर कैसे दिखाओगे, 6210 माइनस 5893 डिवाइडेड बाई 5893, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे और जो डिफरेंस आया उसको डिवाइड कर दोगे, जो भी एरर आता है वो लिख दो उसके अंदर। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इसलिए आपको इससे में से घबराना नहीं है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, हमसे क्या होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको परफॉर्म करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से आप अपना इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिएगा। और इसका जो वाइवा होगा, वो आपके मुख्य रूप से इंटरफेरेंस चैप्टर का होगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि आपने 12th में जो इंटरफेरेंस पढ़ा है, 12th क्लास में जो इंटरफेरेंस आपके पास है टॉपिक, आप उसको एक बार पढ़िए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आप उसमें से कुछ अब निकाल पाएँ। बिकॉज अब आप बड़े हो चुके हो, मानसिक रूप से भी 1 साल आगे आ चुके हो, तो दिमाग ने जो विकास किया है उस विकास की वजह से अब आप और अच्छे से समझ पाओगे उस कॉन्सेप्ट को। तो ये तो एक चीज़ हो गई है। अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, और
वो होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स रिंग। तो एक क्वेश्चन आता है कि डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ऑफ अ लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अभी तो भैया मैंने ये केवल बताया कि विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग आपने वेवलेंथ को कैलकुलेट किया है। क्या न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का हम कोई और भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और वो जो यूज होता है वो होता है कि आप उसकी सहायता से एक किसी लिक्विड का जो कि ट्रांसपेरेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगा एक्सपेरिमेंट ज़रा देख लें। सबसे पहले तो हम अपनी कांच की प्लेट लेंगे और उसके ऊपर अपना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे और इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें हवा है तो यहाँ एयर फिल्म है। और इस एयर फिल्म के लिए हम निकाल लेंगे कि dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn² की वैल्यू इन द केस ऑफ एयर क्या होगा हमें मालूम चल जाएगा। हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी इससे पहले हम लोगों ने किया है। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ से हटा लेंगे। मान लो हमें सरसों के तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है, प्रकाश को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे कि पानी से प्रकाश होकर गुजर जाता है वैसे उससे भी होकर गुजर जाता है, लेकिन वो ऑयल है तो पानी से अलग है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाहिर सी बात है अलग होगा। कुछ भी, पानी ले लो, तेल ले लो, कुछ भी ऐसा आप ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, कुछ बूंदें यहाँ पर डाल दी। तो ये जो तेल है ये उसकी कुछ बूंदें हैं जो हमने इस ग्लास प्लेट के ऊपर रख दी। अब हम क्या करेंगे, तुरंत अपना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और उसको हम इस तेल के ऊपर रख देंगे। क्योंकि कांच है तो कांच तेल को एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, सोखेगा तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कांच जब यहाँ रखा जाएगा तो आप ही सोचो कि जब कांच यहाँ रखा जाएगा इस जगह पर तो वो क्या करेगा, इस तेल को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। जैसे आप ये कांच यहाँ रखोगे जो तेल होगा वो इस हिस्सों में, इन हिस्सों में चला जाएगा। तो जहाँ पहले हवा थी, एयर फिल्म थी, वहाँ अब क्या हो गया भाई, वहाँ अब आ गया है तेल, ऑयल। जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है ये आपका ऑयल यहाँ पर आ गया है। अब आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, सब कुछ सेट हो गया जैसा कि आप चाह रहे थे वैसा ही हो गया। हवा हट गई, यहाँ पर वो फिल्म आ गई जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, फिर वही काम करो, इस पे लाइट गिराओ और फिर लाइट गिराओगे तो बस अब की बार क्या होगा, फिर से रिंग बनेंगे। लेकिन रिंग अब की बार थोड़ा सा उनमें आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट और कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा धुंधलापन भी हो सकता है आपको दिखाई पड़े, क्योंकि अब की बार हमने एक ऐसा माध्यम लिया है जो हवा नहीं है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है, 1 से कुछ ज़्यादा है। तो आपको मिलेंगी रिंग। फिर आप क्या करोगे, उन रिंग के लिए भी वही सारा काम जैसा कि अभी किया है वही दोहराओ। और लिक्विड के लिए आपने dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn² फॉर लिक्विड कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों स्थितियों में आपने कैलकुलेशन कर लिए। फिर हम क्या करेंगे, जब हम इनका रेशियो ले लेंगे, मतलब आपने जो लिक्विड वाला है उसको अगर आप इस तरह से एयर वाले से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये जो लिक्विड है जिसके की बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, कैसे होगा इसको मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस फार्मूले को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। डेरिवेशन तो जनरली इस पे पूछे नहीं गए हाल फिलहाल के सालों में, लेकिन फिर भी फॉर द बैकअप साइड में भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो नोट्स हैं उसके अंदर वो चीज़ें दी गई हैं, उनको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। इससे पहले वाला अगर डेरिवेशन आपने समझा हुआ है तो आपको इस डेरिवेशन को समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आपको बस ये देखना है कि जहाँ हम म्यू बराबर 1 कर दे रहे थे एयर फिल्म के लिए, अब की बार आपको म्यू की वैल्यू रखनी है लिक्विड केस में, और जैसे रखोगे तो अपने आप वो डिवाइड होकर के आएगा और आपका फॉर्मूला वहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हम अपने लिक्विड
का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग मेथड। सो फ्रॉम माय साइड द थ्योरेटिकल पोर्शन इज कंप्लीटेड फॉर न्यूटन्स रिंग। जो न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और अभी अगला टॉपिक जो हमें शुरू करना है दैट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। डिफ्रैक्शन क्या होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो हम डिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे और देन वी हैव टू कवर द पोलराइजेशन। आई विल ट्राई टू कवर दिस होल यूनिट एज सून एज पॉसिबल, सो दैट कि आप अपने रिविजन्स और जो भी आपके इंटरनल वगैरह हैं इनको आप और अच्छे से कंप्लीट कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ ऑप्टिकल वेव्स या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।